साथियों नमस्कार। आप सभी का पुनः चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कल हम सभी ने केमिस्ट्री के अमसाल पेपर 2023 सेट 1 के कोड 347 सीए के क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। आज हम उसी के आगे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक कल सॉल्व कर लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है प्रश्न 5। प्रश्न 5 का जो का दिया गया है, प्रश्न है परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.022 ग्राम प्रति मोल है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा। तो यहां पर पहले हम परासरण की परिभाषा लेंगे, फिर परासरण दाब की परिभाषा बताएंगे और इसके बाद में फिर न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो पहला हेडिंग डालते हैं हम परासरण। परासरण और इस परासरण की परिभाषा लिखते हैं। परासरण तो परिभाषा हम बोल रहे हैं, आप लोग साथ साथ लिखते चलेंगे। परासरण की परिभाषा लिखेंगे विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर कुल स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। एक बार फिर से लिखेंगे, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली में से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर कुल स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तो ये हो गई परासरण की परिभाषा। अब हम बात करते हैं परासरण दाब। परासरण दाब। परासरण दाब तो परासरण दाब की परिभाषा लिखेंगे। लिखें परिभाषा लिखें, किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम बाह्य दाब, किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम बाह्य दाब जो उस विलयन व उसके विलायक के मध्य, जो उस विलयन व उसके विलायक के मध्य परासरण की क्रिया को रोकता है, परासरण की क्रिया को रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। तो ये हो गया परासरण दाब की परिभाषा। अब इसी में एक तीसरा पार्ट जो है वो कह रहा है कि प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान, ये प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। तो चलिए अब यहां से हम इसका न्यूमेरिकल हल करते हैं। तो इसी का तीसरे पार्ट को हम हल करते हैं। दिया गया है कि प्रोटीन का जो वॉल्यूम है, आयतन, प्रोटीन का आयतन V, ये सवाल में दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस सेंटीमीटर क्यूब को जो हम लीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि यहां परासरण दाब जब भी ज्ञात किया जाएगा तो आयतन हम लीटर में ही रखेंगे। तो जब इसको हम लीटर से में चेंज करेंगे तो 200 को 1000 से भाग कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.2 लीटर। ये आयतन मिल गया। सवाल में दिया गया है जलीय विलयन में प्रोटीन का जो द्रव्यमान है यानी स्मॉल w दिया गया है 1.26 ग्राम, ये दिया है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट भी दिया गया है। मॉलिक्यूलर वेट को हम यहाँ पर mw से प्रेजेंट करते हैं। तो mw दिया गया है 61.022 ग्राम प्रति मोल। टेम्परेचर यहां पर दिया गया है 300 केल्विन।
कह रहा है इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा। तो परासरण दाब को हम P से भी लिखते हैं और या फिर आप देखे होंगे कि इस तरह से भी ये मान यहाँ पर लिखा रहता है, तो हमें इसी को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, इसका सूत्र होता है परासरण दाब बराबर, चूंकि परासरण दाब सूत्र है बराबर N/V इंटू RT। यहीं पर हम R की भी वैल्यू रख लेते हैं। R बराबर यहाँ मान रख देंगे 0.0821, ये मान यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ n के मान को हम मोलों की संख्या दी गई है, मोलों की संख्या को हल करेंगे तो भार बटे अणुभार हो जाएगा, ये हो जाएगा W RT बटे MW इंटू V, और इसी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए स्मॉल W का मान दिया गया है 1.26, R का मान है 0.0821, टेम्परेचर दिया गया है 300 बटे MW है 61.022 और आयतन दिया गया है 0.2। इन सभी को जब हल करोगे तो ऊपर के मान को जब आप गुणा करते हो तो इसका मान मिल जाता है ऊपर का 31.03। इसको हल करोगे तो मान आता है 31.03 और इसको जब हल करेंगे तो मान मिलता है 12.2। जब इसको हम भाग करेंगे तो 12 दूना 24, ये 2 दशमलव और इसका मान आ जाता है 2.54 और यहाँ पर इसका चूंकि दाब है तो मात्रक हो जाएगा वायुमंडल एटमॉस्फेयर। यही इसका आंसर होगा। हल करें। चलिए उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा। तो हम बढ़ते हैं पांचवा के खा की ओर। पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 का खा। क्वेश्चन नंबर 5 खा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का खा दिया गया है। खा का पहला, क्वेश्चन नंबर 5 खा का जो पहला सवाल है ये लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, किसी अभिक्रिया में इकाई समय में हुए अभिकारक व उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, किसी अभिक्रिया में इकाई समय में हुए अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन उस अभिक्रिया का वेग कहलाता है। उस अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा कह रहा है राउल्ट के नियम को समझाइए। नंबर 2 है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। तो यहां पर राउल्ट के नियम के कई परिभाषाएं दी गई किताब में, जिसमें से हम एक परिभाषा लिख लेते हैं जो कि सारे के सारे सब सही हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, लिखें। राउल्ट के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है।
और इसका सूत्र लिख लेते हैं पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहां पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल एन जो दिया गया है वो विलायक के मोलों की संख्या होती है। तो ये हो गया राउल्ट का नियम। तो ये खा पार्ट हुआ। अब बात करते हैं गा की। तो पांचवा का गा दिया गया है, 5 का गा, और गा में लिखा है कारण बताइए, कारण बताइए, कारण बताइए। और इसमें गा में पहला क्वेश्चन है संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों? क्वेश्चन नोट करेंगे, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों? और इसका आंसर लिखेंगे, यहीं पर आंसर लिखें संक्रमण धातुएं, आंसर लिखेंगे संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि 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 लिगेंडों के चुंबकीय प्रभाव से, क्योंकि लिगेंडों के चुंबकीय प्रभाव से द्वीप कोश 2 समूहों में विभाजित हो जाता है, द्वीप कोश 2 समूहों में विभाजित हो जाता है, जिसे जिसे T2G व EG, जिसे T2G व EG द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह प्रक्रिया DD विखंडन, DD विखंडन या इसी को विपाटन भी कहते हैं, DD विखंडन या विपाटन कहलाती है, DD विखंडन या विपाटन कहलाती है। नीचे लाइन से लिखें, अगली लाइन से पैराग्राफ बदल करके लिखेंगे, लिखें T2G व EG की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है तथा ऊर्जांतर दृश्य प्रकाश की ऊर्जा के तुल्य होता है, ऊर्जांतर दृश्य प्रकाश की ऊर्जा के तुल्य होता है, जिससे DD संक्रमण के लिए दृश्य प्रकाश में उपस्थित आवश्यक तरंगदैर्ध्यों का, दृश्य प्रकाश में उपस्थित आवश्यक तरंगदैर्ध्यों का अवशोषण होने के कारण शेष तरंगदैर्ध्यों का पूरक रंग दिखाई देता है, शेष तरंगदैर्ध्यों का पूरक रंग दिखाई देता है। तो इसका ये पहला पार्ट हुआ गा का। दूसरा पार्ट देखें, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है संक्रमण धातुएं तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्यों? क्वेश्चन लिखेंगे संक्रमण धातुएं तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे, लिखें संक्रमण धातुएं तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, संक्रमण धातुएं तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि संक्रमण धातुओं में द्वीप कोश आंशिक रूप से भरा होता है, आंशिक रूप से भरा होता है,
जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन हैं ज्यादा से ज्यादा उसमें अनपेयर्ड हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण, ठीक है, इसी कारण ये अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण ये अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, उसमें अणुचुंबकीय गुण उतना ही अधिक पाया जाता है। तो इस तरह से ये गा भी हो गया। अब इसी पांचवे का घा दिया गया है, अगला क्वेश्चन। पांचवे का घा, खा गा हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, घा। पांचवे का घा लिखा है, निम्नलिखित उपसह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो घा दिया गया है, उपसह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखो। उप सह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम। यहां यौगिक दिए गए हैं, इनको हम लिख लेते हैं। पहला है Cr Cl2 En का होल ट्वाइस Cl। दूसरा दिया गया है CS FeCl का होल 4, Cl का होल 4। तीसरा है K3 CO C2O4 का होल थ्राइस। और चौथा दिया गया है CO Cl3 NH3 का होल थ्राइस। तो इस तरह से लेन में चार नाम दिए गए हैं। तो चलिए हम इनका नाम लिखते हैं। देखिए यहां पर दिया गया है, जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले, चूंकि यहां पर ये ऋणात्मक भाग क्लोरीन दिया गया है, तो हम इस संकुल क्षेत्र का नाम लिखेंगे। और संकुल क्षेत्र में सबसे पहले हम लिगेंडों का नाम लिखेंगे। लिगेंड जब एक से अधिक दिए होते हैं तो उनके इन अल्फाबेट को देखा जाता है। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है हम पहले उसका नाम लिखते हैं, तत्पश्चात दूसरे लिगेंड का नाम लिखेंगे, और उसके बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख करके उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, और अंत में इस ऋणात्मक भाग को लिख दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका नाम। यहां पर क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। यहां पर 2 दिया गया है, लेकिन अब यहां एथिलीन, तो इसके लिए हम लिखेंगे 20, सॉरी 20 एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन 20 एथिलीन डायमीन। अब क्रोमियम दिया गया है, तो यहां पर हम चूंकि ये धनात्मक बनाएगा तो सीधे क्रोमियम का क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमियम। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर हो जाएगी 3, तो थर्ड, और लास्ट में लिखेंगे क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम देखें, यहां पर ये संकुल क्षेत्र है, ऋणात्मक है। यहां दिया गया है CS, तो सबसे पहले हम धनात्मक आयन को लिखेंगे, तो लिखेंगे सीजियम, सीजियम। फिर संकुल का लिखेंगे टेट्रा, सीजियम टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइडो। अब आयरन को यहां पर चूंकि ये ऋणात्मक है, तो इसलिए जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसको उसका सीधा नाम न लिख करके उसके अंत में ATE लगाकर फेरेट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा क्लोराइडो फेरेट, क्लोराइडो फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को यहां पर लिख दिया जाएगा थर्ड।
ऐसे इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। और फिर देखिए यहाँ पर ये ऑक्सैलिक अम्ल से मिला हुआ ऑक्सलेट समूह है, तो इसको लिखेंगे ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सोलेटो। फिर यहां पर कोबाल्ट दिया गया है तो लिखेंगे कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 ये हो जाएगा। इसको लिखेंगे यहां पर तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई, ट्राई क्लोराइडो, क्लोराइडो, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। और यहां पर कोबाल्ट दिया गया है तो जैसे का तैसा कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट और 3। तो इस तरह से इन चारों के उपसंयोजी यौगिकों के ये आईपीएसी नाम हो जाएंगे। नोट करिए। उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, प्रश्न 6, प्रश्न 6, इसका जो का वाला पार्ट है वो सिलेबस से हटा हुआ है, इसका अथवा भी कटा हुआ है। हम खा से हल करेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो इसका खा दिया गया है, खा में लिखा है निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। संरचना लिखो, संरचनाएं लिखिए। चलिए इनमें पहला जो दिया गया है, पहला है क्वेश्चन 2 क्लोरो, 2 क्लोरो 3 मेथिल, 3 मेथिल पेंटेन, पेंटेन, ये पहला है। दूसरा इसी में दिया गया है 1,4 डाइब्रोमो, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन, ब्यूटूइन। तीसरा दिया गया है इसमें 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, बेंजीन। चौथा है 1 क्लोरो 4 एथिल, 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और पांचवा दिया गया इसी में 3 ब्रोमो 2 मेथिल, 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटूइन, ब्यूटूइन। तो चलिए इसकी संरचना को बना लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला लिखा हुआ है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, तो हम पहले पेंटेन से 5 कार्बन लिख लेंगे। पेंटेन है तो सभी में सिंगल बॉन्ड दिखा देते हैं। फिर कह रहा है कि 2 क्लोरो और 3 मेथिल, तो दूसरे कार्बन से हम क्लोरीन जोड़ देते हैं और तीसरे से मेथिल समूह। बाकी सभी की संयोजकता को हाइड्रोजन के द्वारा पूरी कर दिया जाता है। ये इसकी संरचना बन जाएगी। दूसरा है 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटूइन, तो ब्यूटूइन यानी 4 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड है। अब कह रहा है 1,4 डाइब्रोमो, तो पहले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और चौथे कार्बन से भी ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। बाकी संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी होगी, तो ये हो जाएगा CH2। यहां 2 1 3 है CH, CH, यहां हो जाएगा CH2, CH2। ये इसकी संरचना बन जाएगी। चलिए अगला देखते हैं 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, तो सबसे पहले हम बेंजीन रिंग बनाएंगे। ये हो जाएगी बेंजीन रिंग। कह रहा है 1 क्लोरो, तो हम इस कार्बन को पहला कार्बन मान करके क्लोरीन मान लेते हैं और इसी में दूसरे से कह रहा है कि 2 मेथिल, तो यहां पर
CH3 समूह जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। आइए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन हम सबसे पहले बनाएंगे इस तरह से, ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। कह रहा है 1 क्लोरो, तो 1 क्लोरो यहाँ क्लोरीन और 4 एथिल, तो यहाँ पर C2H5 समूह जुड़ जाएगा, तो 1 क्लोरो 4 एथिल हो जाएगा। पांचवें की बात करते हैं, यहां पर लिखा है ब्यूटीन। तो सबसे पहले हम 4 कार्बन की श्रृंखला बना लेते हैं और ब्यूटीन है तो दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड लगा देते हैं, से सिंगल बॉन्ड। फिर देखें 2 ब्रोमो 2 मेथिल, तो दूसरे कार्बन से ब्रोमीन और दूसरे ही कार्बन से हम यहां पर जोड़ देते हैं मेथिल समूह। बाकी संयोजकता पूरी कर दिया जाता है हाइड्रोजन से। सॉरी, इसमें 3 ब्रोमो 2 मेथिल दिया गया है, ये गलती हुआ, 3 ब्रोमो 2 मेथिल है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं 3 ब्रोमो, यहां पर ये ब्रोमीन हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 मेथिल, 2 2 4, इसकी संयुक्ता पूरी है, यहां पर हो जाएगा CH3। और ये आपका नॉमेनक्लेचर जो दिया गया है, इसकी संरचनाएं बन जाएंगी, नोट करिए। उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 और इसी खा के अथवा की बात करते हैं। खा के अथवा की, इसमें खा का अथवा दिया गया है और इस अथवा में लिखा हुआ है क्या होता है जब, क्या होता है जब, और कह रहा है कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो केवल आपको रासायनिक समीकरण लिख देना है। पहला दिया गया है क्वेश्चन कि नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। तो हम नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड बना देंगे। देखिए CH3 CH2 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 Cl, ये नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया होगी, एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH, जब इसके साथ ये अपक्रिया होती है तो ये बीटा निराकरण अपक्रिया प्रदर्शित करता है और ये बना लेता है ब्यूटीन, नॉर्मल ब्यूटीन। तो बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O, ये पहला रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा है, दूसरा ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। तो यहां हम लिख देते हैं मेथिल आयोडाइड CH3I, और क्रिया होती है मैग्नीशियम धातु से, उपस्थिति है शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर। तो जब मैग्नीशियम धातु से ये क्रिया करता है तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है, CH3MgI, नाम होता है मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, और इसी को कहते हैं हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम से होती है। मेथिल ब्रोमाइड है CH3Br, इसकी क्रिया कर रहा है सोडियम धातु से होती है। जब भी सोडियम धातु से इसकी क्रिया कराते हैं तो इनके दो दो अणुओं को लिया जाता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये क्रिया होगी तो ये बनाता है एथेन, CH3 प्लस 2NaBr, और ये अभिक्रिया होती है ऊर्ज अभिक्रिया के नाम से इसे जाना जाता है, इसे ऊर्ज अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ऊर्ज अभिक्रिया। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा दिया गया है मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया KCN विलयन से होती है। मेथिल आयोडाइड CH3I, और जब इसकी क्रिया KCN से कराते हैं ये एल्कोहलिक होगा। तो एल्कोहलिक जब होता है, जब ये क्रिया करता है तो ये बनाता है मेथिल साइनाइड CH3CN,
और प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड अलग हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखें, लिखा है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ कराई जाती है। ये क्लोरोबेंजीन की क्रिया जलीय NaOH के साथ, चाहे NaOH हो या फिर KOH हो, दोनों क्षार जब इससे क्रिया करते हैं तो ये फिनाल बना देते हैं, ये बनेगा फिनाल और साथ में NaCl अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हुआ। नोट करिए इसको। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज इतना ही, इसके आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।